अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का मामला है उस पर हम बात करें, क्योंकि एक जनवरी में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा था शहबाज शरीफ साहब को, जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि वो नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से आगाह करें, उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से आगाह करें। आज उसका जवाबी ख़त जो है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने लिखा है, जिसमें उन्होंने तनकीद की है और कहा है कि काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए और लहजा लबो लहजा उस जो पूरा ख़त था उसका लबो लहजा इंतहाई काबिल एतराज़ और नामुनासिब था, जबकि उनका ये मानना है कि वो इस पर अपनी कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखते हैं। उनके बकौल मेडिकल रिपोर्ट्स और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो जमा कराई जाती रही हैं, वक्त पर जमा कराई जाती रही हैं, और जो सारा का सारा मामला है वो इस वक्त सबके सामने है। और जो हल्फनामा शहबाज शरीफ साहब ने जमा कराया था अदालत में, उसकी जिम्मेदारियां बर वक्त अदा की गई और उसमें कहीं कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त में लिखा है कि ये किरदार कुशी है और इसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जो ख़त लिखा था उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में जमा कराने की हिदायत की गई थी। बताया जा रहा है जुलाई 2021 के बाद से नवाज शरीफ साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि बज़ाहिर वो मुलाकातें वहाँ पर कर रहे हैं और उससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि उनकी सेहत बेहतर है, और अगर उनकी सेहत बेहतर है तो उन्हें वापस आना चाहिए। मैं चाहूँगा इस मामले पर हम बात करें। इसके साथ साथ हुकूमती वज़रा भी मुसलसल नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी की बात करते रहते हैं। शेख रशीद साहब भी बोले और उन्होंने भी यही कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए। वो कहते हैं कि रिपोर्ट्स में ये जवाब दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया, और फिर ये अब जो अवाम है उनको कह रहे हैं कि जुलूस की शक्ल में इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ आएँ, जबकि कोरोना की एक और लहर इस वक्त जारी है। ये सारा मामला है, मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब, जिनका लॉन्ग मार्च इसी महीने में तय है और ये PDM से हट के उनका लॉन्ग मार्च है, और उनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च का मकसद इस्टेब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा है। मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस पर भी करें, और उसके साथ साथ जो वैसे तो अब ये बहुत बात रूटीन की हो गई, लेकिन मुसलसल कोई ना कोई सर्वे इंडिकेटर्स चीज़ें सामने आती रहती हैं जो महंगाई के बढ़ते हुए इजाफे के हवाले से होती हैं। अब दोबारा से ये बात चल निकली है। जनवरी में रिकॉर्ड महंगाई रही, महंगाई है, उस पर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो तकारीर हैं हुकूमती वज़रा की, वज़ीर आज़म की, वो कोई और तस्वीर देती हैं। वो एक आम आदमी का बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम मसला है। मैं चाहूँगा उसको भी हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर टच करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब हमें प्रोग्राम में कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इमरान याकूब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त जो जवाबी ख़त है? एक तरफ तो पहले अटॉर्नी जनरल का ख़त था, फिर ये जवाबी ख़त लिखा गया और कहा गया कि ये ज़ेर समात मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैसे देख रहे हैं आप इस ख़त को, इसके जवाब को जो अब शहबाज शरीफ साहब ने लिखा, और क्या बॉडी लैंग्वेज क्या वाज़े कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो मुझे तो ये दोनों ख़त का आपने सवाल किया ना, तो मुझे वो बात, वो गज़ल याद आ रही है कि तुम्हारे ख़त में वो नया एक सलाम किसका था ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। बात ये ख़त और जवाब ख़त, ये गज़ल और जवाबा गज़ल है और कुछ नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से ये ख़त जो है, उसमें मुझे तो ज़ाती तौर पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें ये सिर्फ एक फेस सेविंग है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जनाब हमने तो, वो शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे तो हमने उनको ख़त भेज दिया और हमने उनसे पूछा है, क्योंकि वो अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जी हम तो मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये पता है, इस बात का यकीन है कि वो वापस नहीं ला सकते। मैं कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ उसी वक्त वापस आएंगे जब उनका अपना इरादा होगा, उससे पहले वो वापस नहीं आते। और आप देखें मियाँ शहबाज शरीफ ने जो जवाब दिया है उस लेटर में, उस खत में, बड़े एग्रेसिव, उन्होंने बड़े टू दी पॉइंट जो बातें की हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर मैं नहीं समझता कि इससे हुकूमत को या हुकूमती केस को कोई इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब जब चाहेंगे वो वापस आएंगे और कोई चीज़ उन्हें वापस नहीं लेके आ सकती। इमरान साहब, तो बज़ाहिर ये सिर्फ बयानात हैं हुकूमत के, ये महज बयानात ही हैं, कुछ अमली तौर पर नहीं कर पाएंगे। उसकी बुनियादी वजह आप एक समझने की कोशिश करें कि
बरतानिया में उनके अपने कवानीन हैं, उन्होंने मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करना। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो ज़रूर है कि वो मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं, लेकिन ये कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। बरतानवी कवानीन के मुताबिक अगर कोई बंदा बीमार है वहाँ पे, और उसको जब तक उसके मुआलिज उसको इस बात की इजाज़त ना दे दें कि वो सफ़र कर सकता है, वो कोई भी कभी भी उसको वो वापस नहीं ला सकता। तो अगर मुआलिज ये कह दे कि जनाब इसको अभी सफ़र करने से इसकी जान को ख़तरा है या इसके लिए मुनासिब नहीं है, तो फिर वो उसको कभी भी नहीं भिजवाते। लिहाजा लेकिन इमरान भाई एक सवाल ये जो आपने बात कही वो ये है कि अभी आया हुकूमती वज़रा वाकई ये चाहते हैं या उनकी ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं? क्योंकि एक और बयानिया ये है कि ये बार बार इस बात को लेकर आते हैं नोइंगली कि हम नहीं ला सकते किसी तरह भी वापस, इस बात को बार बार फ्लोट कर सरफेस करते हैं कि असल मामले से तवज्जो हटी रहे। जो असल मामलात हैं जिस पर आना है, महंगाई पर आना है, बाकी मामलात पर आना है, उनसे तवज्जो हटी रहे। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग है। तमाम हुकूमती वज़रा, मशीर, फौज जफर मौज जो इतने इस वक्त हैं, सब के सब ये सिर्फ इसी एजेंडे के तहत ये बात करते हैं कि अवाम में जब अगले इलेक्शन में अवाम के पास जाएं तो ये कह सकें कि हमने तो पूरी कोशिश की थी। देखिए, नवाज शरीफ वापस आके हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। हुकूमत को भी इस बात का पता है, उन्हें ये सूट करता है कि मियां नवाज शरीफ वहीं लंदन में बैठे रहें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब मुझे राजा आमिर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको वेलकम कहूँगा। मैं मुजम्मिल साहब के बाद राजा साहब की तरफ आता हूँ। मुजम्मिल साहब, आप कैसे देख रहे हैं, किस हद तक ये असरअंदाज होने की कोशिश है? लबो लहजे पर शहबाज शरीफ साहब ने एतराज़ उठा दिए उस खत के, और फिर ये अब ख्याल आया अगर जुलाई से रिपोर्ट्स नहीं जमा हो रही थी कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट्स जमा कराएं, मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की। देखिए, नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से गए, तो 2019 और 3 माह के लिए गए थे। अब वो 3 माह को मार्च 2020 में पूरे हो गए, फिर पूरा 2020 गुजर गया, 2021 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये हुकूमत 2 साल बाद कहाँ से सोई हुई एकदम जागी कि उसे याद आया, ओ हो शहबाज शरीफ तो गारंटर थे, उनसे तो पूछना था। ये पूछना तो उन्हें मार्च 2020 में चाहिए था कि भाई आपने 3 माह की गारंटी दी है, 3 माह पूरे हो गए हैं। सब 4 हफ्ते की इजाजत थी इनिशियली टू बिगिन विद, 4 हफ्ते की थी, चलें जी आप कर लें, 1 माह की इजाजत थी। फिर तो उन्हें जनवरी 2021 में आ जाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट को तो फरवरी 2020 में ही पूछना शुरू कर देना चाहिए था कि जी आप नहीं आए। 2020 पूरा गुजार लिया, 2021 पूरा गुजार लिया। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है, हुकूमत कहाँ 2 साल सोई रही। 2 साल इस मुल्क के अटॉर्नी जनरल को ये याद नहीं था कि शहबाज शरीफ ने गारंटी दी हुई है, और वो 2 साल उसको खत लिखना याद नहीं था, और अब क्यों याद आया 2 साल के बाद? मैं समझता हूँ डिले जो है उसका जवाब तो हुकूमत ने देना है कि उसने नवाज शरीफ की वापसी के लिए खत देर से क्यों लिखा। और दूसरी बात यह है कि अगर जुलाई से रिपोर्टें नहीं जमा हुई थी तो जुलाई से दिसंबर तक ये क्या करते रहे? एक दिन भी डिले किसे देखे ना जी, 1 दिन का डिले भी काउंट करता है अदालतों में। मुझे लगता है जब से नवाज शरीफ ने खुद कहा है ना मैं वापस आना चाहता हूँ और जल्द आपसे मुलाकात होगी, तो हुकूमत के हाथ पांव फूल गए, ओ ये कहीं वापस ही ना आ जाए। तो वो अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए को फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि नहीं हमने खत लिखे थे, उन दबाव की वजह से वो वापस आ रहे हैं। मैं हाल ही में नवाज शरीफ को लंदन मिल के आया हूं और मेरी उनसे मुलाकात हुई है बहुत तफसील से, और ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान आने का इरादा नहीं रखते। वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, पाकिस्तान वापस आने के लिए माहौल बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये तो नून लीग के भी बहुत सारे लोग कहते हैं वो जल्द आ नहीं रही, और वो जल्द कब आएगी उसके सभी मुंतज़िर हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, सर क्या कानूनी मामलात क्या हैं इस सारे मामले पर? एक तो क्या अब तक भी कोई ऐसा मामला है कि महज बयानात से हटकर
किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सके। और फिर ये जो बात है, अब एक ख़त आता है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, अचानक वो इंक्वायर करते हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब बड़ा तफसीली उसका जवाब देते हैं, इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक ज़हन में रखिए जी, क्या वजह है कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स में दुनिया में 127वें या 28वें नंबर पे है, और उसकी जो बेसिक वजह वो यही है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो ये सारा डाटा इकट्ठा करती हैं, उनके नजदीक नहीं है कि यहाँ पे कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है। तो नंबर दो बात यह है कि बड़ी ये हुकूमत ने क्यों इस वक्त लेटर लिखा। आप ये देखिए, जो देखने की बात है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से जाते हैं इलाज की खातिर, और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन नहीं, ठीक है। फिर जब वहां पे उनका वीजा खत्म हो जाता है, वो अप्लाई करते हैं, उन्हें 11 माह का वीजा दिया जाता है हेल्थ की बुनियादों पे, और वो वीजा जब दोबारा एक्सपायर होता है तो यूके की अथॉरिटीज उनसे पूछती हैं कि जनाब आप बताइए आप कौन सी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कौन सा ऐसा इलाज है जो यहाँ पे हो रहा है, आपने कोई सर्जरी कराई है या कोई ऐसी ट्रीटमेंट जो पाकिस्तान में हो नहीं सकती। तो उसमें वो जब जवाब नहीं दे पाते तो उनका वीजा की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स रिजेक्ट हो जाती है, और अब वो उसमें अपील में गए हुए हैं कि जी मेरा वीजा एक्सटेंड किया जाए। नंबर 2 बात ये आ जाती है कि जनाब हुकूमत ने क्यों देर से लिखा। हमने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो बैरूनी मुल्क गए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनकी अपील चल रही थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके मेडिकल ग्राउंड्स पे वहां रहने को रिजेक्ट किया और उन्हें कहा कि आप वापस आइए और अपनी अपील में शामिल हो जाइए, और उनको समन्स भेजे, वहां पे एम्बेसी के जरिए उनको नोटिफाई किया, वो नहीं आए। तो अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि इस मुल्क की अदालत है, उसने उनको एब्सकॉन्डर करार दे दिया। तो वो इस वक्त बेल पे हैं, ना वो किसी किस्म की जमानत पे हैं, क्योंकि बेल उनकी जिस केस में हुई थी वो केस ही डिसमिस हो गया है। उनकी जमानत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी केस में। तो अब वो एक एब्सकॉन्डर हैं और एक मफरूर हैं, और जब ये मियां शहबाज शरीफ ने उनका मचलका दिया था तो उस वक्त वो बेल पे थे, उनको जमानत दी हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में हुकूमत अब ये जरूर कह सकती है कि जी अब वो पोजीशन है कि उनकी अपीलें भी डिसमिस हो गई, उनकी जमानत भी खत्म हो गई, तो वो मफरूर हैं और हम एक मफरूर को लाना चाहते हैं। नंबर 2, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने लेटर लिखा है, मैं नहीं समझता कि ये कोई इनके लिए इतना कारआमद है, क्योंकि पाकिस्तान की लंदन के साथ कोई ट्रीटी नहीं है, और एक नामुमकिन सी की बात है कि आप उनको किसी तरीके से जबरदस्ती या किसी कानूनी रास्ते से ला सके। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि वहां पे उनका वीजा की अपील अगर रिजेक्ट होती है तो फिर वो देखेंगे कि उन्होंने कहाँ जाना। अब रहा साहब एक सवाल राज साहब, ये शहबाज शरीफ साहब जो गारंटर थे, उनके खिलाफ आया, ये अभी कुछ दिनों से हुकूमत बात कर रही थी, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? देखिए, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कानून में उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ जो एक फैसला आ गया, शहबाज शरीफ तो यही कहेंगे ना जी फैसला तो मैंने नहीं दिया, फैसला तो अदालत ने दिया है। राइट ही सेड राजा आमिर साहब, तफसील से आपने सारे मामले को एक्सप्लेन किया, पॉइंट वेल टेकन। एक ब्रेक की जानिब मैं बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कुछ बात अब ज़रा जो इस वक्त चूँकि फरवरी आन पहुंचा है, मार्च तो है पीडीएम के लिए जिन्होंने अपना मार्च करना है, लेकिन फरवरी की तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं इमरान याकूब साहब आपसे जानना चाहूँगा, बज़ाहिर पहले तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ था मार्च, महंगाई के ख़िलाफ़ था, बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ था, अब इसको बिल्कुल सिंगल आउट कर दिया ये कह के कि मकसद इस्टेब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा करना है। एंड इसको मैं ज़रा देखना चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला हुआ, बाकी जो चीज़ें होती हैं,
और फिर ये पीपल्स पार्टी बात कह रही है, हाउ डू यू सी इट? देखिए अरसलान, ये मामला जो है ना लॉन्ग मार्च वाला, मैं नहीं समझता कि ये इसका ताल्लुक किसी भी चीज़ से है। ये लॉन्ग मार्च इस वक्त अगर आप मुल्की हालात देखें तो तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई, मैं फिर आपसे कहूँगा कि तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई जिनकी अपनी हुकूमत है, वो अमलन अगर आप देखें तो अपने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के रोज़ आप खिताब सुन लें जो मुख्तलिफ जगहों पे वो करते हैं, जो तकरीरें फरमाते हैं, जो वो भी इलेक्शन का ही आपको कैंपेन का हिस्सा नज़र आएंगे। उसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम जो है, उन्हें भी इस बात का पता है कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए से वो हुकूमत को हटा नहीं सकते। अगर लॉन्ग मार्च के ज़रिए से या धरनों से ये मामला होता तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन में होते हुए जो धरना दिया था, उससे तवील धरना तो पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, तो उस वक्त भी वो हुकूमत को ख़त्म नहीं कर पाए थे। लिहाजा ये सारी चीज़ें होती हैं अपना मोमेंटम बनाने के लिए। अब उसका एजेंडा, अब उन्हें ये नज़र आ गया कि हुकूमत तो जा नहीं सकती, तो अब उन्होंने ये इसके लिए कहा जी हम इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं कि वो कोशिश करें हम कि वो गैर जानिबदार हो जाए। हालांकि मेरी ज़ाती राय में पीपल्स पार्टी हर वक्त इस कोशिश में है कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने आप को किस तरह से मुतबादल क़यादत के तौर पे साबित कर सके। और जनाब जरदारी साहब ने इस ज़मीन में जो कोशिशें की हैं और जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ वाक़े पे हुकूमत की मदद भी की है, वो सबके सामने है, कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं। अब हत्ता कि आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही इमरान साहब, इसको आप ये जो बिल स्टेट बैंक वाला पास हो गया, इसको भी कोई ये मदद के जुमरे में आता है? ये नहीं, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने तो शुक्रिया भी अदा किया यूसुफ रजा गिलानी साहब का कि आपका शुक्रिया। तो देखिए वफाद चौधरी साहब ने तो ये भी कहा था कि हमने पीपल्स पार्टी ने गैर बिलवास्ता तौर पे हमारी मदद की है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब उसमें हालांकि मेरा ज़ाती जो ख्याल है या नुक्ता नज़र है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो बिल पास करवाने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। जिस स्टेट बैंक के बिल की आप बात कर रहे हैं, असल में वो बिल जिसने पास करवाया वो है रियासत पाकिस्तान। रियासत पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था IMF की शराइत जो थी वो आपको वो पूरा करनी ही थी, अदरवाइज़ आपको आगे पैसे नहीं मिलने। तो वो जो मामला थे, वो जिन लोगों ने वो बिल पास करवाना था उन्होंने वो मैनेज कर लिया। कुछ लोग गैर हाजिर हो गए, कुछ हाजिर हो गए और वो बिल पास हो गया। अब उसका हुकूमत जितना मर्जी क्रेडिट लेती रहे, झंडोरा पीटती रहे, लेकिन असल में मेरे भाई मुजम्मिल सोहरवर्दी बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे राजा आमिर साहब कानून को समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो हुकूमत की कोई अचीवमेंट है। वो जिन्होंने करवाना था उन्होंने ही करवाया। लिहाजा पीपल्स पार्टी का ये जो लॉन्ग मार्च है, ये मैं आपसे कह दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक मोमेंटम बनाने की कोशिश है। ये किसी का जो है ना, किसी की तवज्जो हासिल करने की कोशिश है कि हम भी पड़े हैं राहों में, हम भी एक मुतबादल साबित हो सकते हैं। हमें आप बिल्कुल ये ना समझे कि हम पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गए। हालांकि फिर मैं आपसे कहूँगा कि मेरी ज़ाती राय में इस वक्त पंजाब में मैं कम से कम पीपल्स पार्टी को कोई इतना नहीं देखता कि वो इलेक्शन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएँ। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी इस कोशिश में ज़रूर मसरूफ़ हैं कि वो अपने आप को एक मुतबादल के तौर पे वहाँ पे साबित कर सके। राइटली सेड मुजम्मिल साहब, जो नून लीग का या पीडीएम का जो मार्च है, ये तो पीपल्स पार्टी का तो वाजे कर दिया, वो भी क्या एक मुतबादल के तौर पे पेश करने की कोशिश होगी, कुछ पावर दिखाने की कोशिश होगी, या कुछ और इससे ज़्यादा भी उसमें भी कुछ होगा? उमर याकूब साहब के साथ बहुत माजरत से, देखिए इमरान खान का जो धरना था वो इतना लंबा इसलिए था कि वो रोज़ खाली कुर्सियों से खिताब करते थे, और बेशक खाली कुर्सियां दिखाने की इजाज़त नहीं थी। और आजकल एंकर जो हैं और सारे एनालिस्ट ऑन एयर माफिया मांग रहे हैं वो खाली कुर्सियों के खिताब को बढ़ चढ़ कर पेश करने पर। खाली कुर्सियों से और खाली पंडाल से तो हुकूमतें नहीं जाती हैं कि आप एक कंटेनर लगा लें, रात को अपने घर जाके सो जाएं। मुजम्मिल साहब, वो खाली कुर्सियां दिन के टाइम होती थी जो मीडिया नहीं दिखाता था, शाम को रौनक लग जाती थी। शाम को आधे घंटे के लिए जब आप म्यूजिक शुरू करते थे रौनक लग जाती थी, फिर लोग घरों को चले जाते थे डांस डूंस करके। तो ऐसे तो हुकूमतें नहीं जाती हैं। लाहौर से तो वो 6 घंटे दाता साहब के बाहर खड़े रहे कि लोग नहीं थे।
आगे ही नहीं बढ़ रहे थे और सारे रास्ते लोग नहीं साथ शामिल हुए, वरना इस्लामाबाद पहुंचने तक तो जम्मे गफीर हो जाना चाहिए था। सब जानते हैं कि उनसे ज्यादा लोग ताहिरुल कादरी के थे और ताहिरुल कादरी का धरना इमरान खान के धरने से बड़ा था, और जब ताहिरुल कादरी उठकर चले गए तो पीछे तो खाली रह गया था सारा कुछ। उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था, इसलिए उसका कोई असर नहीं था, सवाए इसके कि उनको आशीर्वाद हासिल था। वो आशीर्वाद बीच में से निकाल दिया जाए तो उस कंटेनर को तो किसी भी वक्त उठा के बाहर फेंका जा सकता था। तो ये आप उस धरनों को और उस कंटेनर को बाकी सियासी जमातों के कंटेनर और धरनों से मत कंपैरेटिव एनालिसिस करें। वो एक प्रोजेक्ट कंटेनर था, प्रोजेक्ट के तहत हो रहा था, ये सियासी पार्टियों की पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। अगर पीपल्स पार्टी सिलेक्शन से शुरू होकर 10-15 हजार बंदा इस्लामाबाद ले जाने में कामयाब हो जाती है तो वो डिक्टेशन देने की पोजीशन में होगी। हमने पीछे 3000 बंदा टीएलपी का देखकर नहीं देखा कि हुकूमत के हाथ पांव कैसे फूल गए थे, और कभी उनको गुजरांवाला रोकते थे तो कभी वजीराबाद रोकते थे, और फिर एंड पे क्या हुआ, सब ने सरेंडर किया, क्योंकि हम तो 3000 बंदा इस्लामाबाद पहुंचने का अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ इमरान खान के पास तो फिर 3000 भी नहीं था ना। अगर टीएलपी का 3000 नहीं बारे में तो इमरान खान के पास तो वो भी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि यानी कि 3000 बंदा भी नहीं था, इधर से जो परवेज खटक साहब उधर केपी से लाए पूरे पंजाब से, फिर यहाँ से जब परवेज खटक साहब की तो जब केपी से लाए तो उन्हें रास्ते में अटक पे रोक लिया गया था, वो पहुंच ही नहीं सके थे। वो तो तब लाए थे जब इन्होंने सब कुछ जैम करने के लिए कहा था, जब इमरान खान वो तो सर वो तो तब जब पनामा का केस टेक अप हो गया था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। 30 अक्टूबर केपी की हुकूमत तो काम करती रही थी और परवेज खटक साहब केपी हाउस में बैठ कर रोजाना कैबिनेट की मीटिंग करते थे। वो तो अपनी हुकूमत चलाते रहे थे, उन्होंने कौन से इस्तीफे दे दिए थे। ये एक नया मार्च था जिसमें कौमी असेंबली से तो इस्तीफे थे, लेकिन केपी की हुकूमत उन्हें कबूल थी, वो चलाते थे, कंटेनर पे डांस भी करते थे और वजारत आला भी करते थे। वो भी हमने एक नया तमाशा वहां पे देखा था कि वजीर आला डांस भी करता है और वजारत आला भी करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका कोई मिसाल पाकिस्तान डांस पे मुजम्मिल साहब क्यों इतना आपको एतराज है? वो तो उनका वो एक रिवाज एक रिवायत है, वो पश्तून कल्चर का, उसमें वो कुछ भी नहीं होता। अगर वहां कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती तो उसके पॉलिटिकल नताइज आ जाते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कोई सीरियस चीज नहीं थी, वो बस एक एडवेंचर था जो किया गया, जिसके बारे में अब सब कुछ आ गया सामने। तो किसकी कितनी पैटर्नेज थी उसके ऊपर। मुजम्मिल साहब अगर पीपल्स पार्टी लोग ले गई या पीडीएम लोग ले गई, आप देखें मौलाना फजलुर रहमान थोड़े से लोग लेकर पहुंचे थे तो उनसे भी मुज़ाकरात करने पड़े थे, और चाहे चौधरियों को आगे लगा के रियासत में मुज़ाकरात किए थे, मुज़ाकरात तो उनसे भी करने पड़े थे, जिसके नतायज आज सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आज पॉइंट आ गया सर आपका मुजम्मिल भाई, पॉइंट आ गया। मैं जरा इमरान याकूब साहब का एक जुमला लेकर फिर राजा साहब की जानिब जाता हूँ। मुजम्मिल साहब जो फरमा रहे थे ना, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वो तो लाजमी जुज़्व हैं। जब भी आपने कोई एजुटेशन ख़त्म करवाना होती है, ताकि आप 10 बंदे लेके यहाँ रोड ब्लॉक कर लें तो वो भी फिर एसपी आके, डीसी आके या कमिश्नर आके मुज़ाकरात करके मामला हल करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या पीडीएम ये जितना मर्जी धरना कर दें, लॉन्ग मार्च कर दें, लेकिन उन्हें भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि सिर्फ लॉन्ग मार्च से हुकूमत को खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, राइट। मैं राजा आमिर अब्बास साहब की जानिब बढ़ूंगा। राज साहब, शेख रशीद साहब फरमाते हैं सदारती निज़ाम ना अदम एतमाद, ना ही डील, ना ही ढील का इम्कान है। या अदम एतमाद की कोई गुंजाइश, वो तो वाज़ेह तौर पर पीडीएम कह रही है लाने का फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे पास नंबर गेम पूरी नहीं है। सदारती निज़ाम के हवाले से उसके खिलाफ एक करारदाद सेनेट में जमा हो गई। ये सारी चीज़ें किस डूएबल हैं या ये मफरूज़े हैं, सिर्फ बातें हैं जो की जा रही हैं, या इनमें कुछ अमली तौर पर भी होने का इम्कानात हैं? देखिए, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। सदारती निज़ाम किसी आप बटन को ऑन ऑफ करके नहीं ला सकते। सदारती निज़ाम के लिए आपको बहुत ज्यादा कानूनी होमवर्क करना पड़ता है, आपको आइन में तरामीम करनी पड़ती हैं। बहुत ही पेचीदा एक इशू है जो कि नहीं हो सकता। अब दूसरी बात रहेगी अदम एतमाद के लिए इट्स सिंपल, जिसको नंबर्स की गेम है, और अगर नंबर्स हैं तो ये अदम एतमाद आज से बहुत अरसा पहले ही आ गया होता अगर इनके पास वो होते। अब रहेगी बात कि जी लॉन्ग मार्च अगर तो ये इकट्ठा पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से करते, और मुझे वो जरदारी साहब की बात याद आ रही है कि लॉन्ग मार्च अगर करना है तो फिर मियां नवाज शरीफ आ जाएं, उसको लीड करें, और फिर अवाम भी उनके पीछे है, दीगर पीडीएम की जमातें भी उनके पीछे हैं। लेकिन विदाउट मियां नवाज शरीफ
ये लॉन्ग मार्च किसी किस्म का वो नहीं होगा। ये इसी तरीके से है कि जो हम काफी अरसे से जब से पीडीएम वजूद में आई मुख्तलिफ इनकी इश्यूज देख रहे हैं। एक जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिक्स की हद तक ये चीजें होंगी। बाकी रही बात, जैसे इमरान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी बाकी ही अपने आप को मोबिलाइज कर रही है, वो देख रही है कि इट्स ए गुड चांस कि हम लोगों को मोबिलाइज करें और किसी तरीके से उनको एक्टिवेट करें। और जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है और फजल रहमान साहब की बात है, तो बंदे तो आएंगे फजल रहमान साहब के, नून लीग के शायद बंदे आएंगे मौलाना फजल रहमान साहब के, नून लीग के शायद उतने बंदे ना आए। राज साहब यही फरमा रहे थे आप? जी जी बिल्कुल यही फरमा रहा था। तो अब असल इश्यूज तो ये हैं कि अगले इलेक्शंस की तैयारियां हैं और अगले इलेक्शंस के लिए हर जमात ने देखना है कि जनाब उसकी जो पोजीशन है वो किस अंदाज में स्ट्रांग होगी। और बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि अगले इलेक्शंस के लिए हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी। ये जो इतनी ज्यादा महंगाई है इस पे उनको कट लगाना होगा, लोगों को रिलीफ देना होगा। जहां तक बात है नवाज शरीफ साहब की नून लीग का, और उन्हें भी अब अगले इलेक्शंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्टिवेट करने के लिए वो मियां साहब की वापसी है। जब तक मियां साहब नहीं आते तो इनकी अपनी पार्टी वाले परेशान है कि हम इलेक्शंस में कैसे जाएंगे। और जहां तक रहा पीपल्स पार्टी का, तो वो गालिबन इस बात को समझ चुकी है कि जनाब सिंध ही है हमारे पास और उसी में हम इलेक्शंस लड़ेंगे। कुछ चंद सीटें अगर कहीं से ले ली तो ठीक है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो नहीं, अगले लेकिन राज साहब इलेक्शंस जो मुतबादल की बात कर रहे थे इमरान याकूब साहब, वो सिंध तक रह के तो मुतबादल नहीं हो सकते। वो तो विफाक पर नजरें गाड़े बैठे हैं, विफाक पर नजरें जमाए बैठे पीपल्स पार्टी की देखिए बात। वो फिर नहीं जमाए बैठे। वो या तो ये होगा कि अगले इलेक्शंस में हम एक नया कोलिजन देखेंगे कि जनाब ठीक है पीटीआई के साथ क्या पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक उनको सपोर्ट में आ गई है और क्या उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, मैक्सिमम ये हो सकता है। अदरवाइज तो वो वफाक में किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से वो आ ही नहीं सकते। ये ऐसी चीज है कि जिसको एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो आके कोई हुकूमत फॉर्म करें। हाँ पीटीआई के साथ अगर कोलिजन बनाते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जिसका कि नून लीग को अभी से खतरा नजर आ रहा है। राइटली सेट, पॉइंट वेल टेकन। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लेम गेम हैं, बातें हैं। अब कि क्या कुछ होगा नोबडी नोज़। अब तक जो अंदाजे थे वो भी बड़ी हद तक कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। लेकिन अब वक्त बताएगा कि मामलात किस सिमत में जाते हैं। हुकूमत के लिए इस गवर्नेंस, महंगाई बड़े चैलेंजेस हैं। ऑपोजिशन उस तरह से टफ टाइम दे नहीं पा रही है और अब भी जो इरादा किया है वो कितना प्रेशराइज कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्रेशराइज करना है लॉन्ग मार्च से या किसी धरने से या विद इन पार्लियामेंट, ये भी अब आने वाले कुछ 1-2 महीने में बड़ी हद तक वाजे होगा। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।